हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि आपका पीवाई क्यू चल रहा था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें हम आपको सीडीपी और ईवीएस का लेके चल रहे थे। तो आज आपका ये प्रीवियस ईयर में जो आपकी ईवीएस थी, ईवीएस का 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, ऑप्शन ए है, विषय में पारंगत होगा या होगी, ऑप्शन बी है, शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए, ऑप्शन सी है, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या करती है, ऑप्शन डी है कि विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देता या देती है। देखिए आप शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए किया गया है। यहाँ पर अगर कर्ता करती बस होगा दे दिया होता है, या तो फिर कर्ता दे दिया होता, करती नहीं दिया होता, तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता आ जाता। इसलिए इन्होंने ये दोनों ऑप्शन दिए। देखिए आंसर दीजिए आप सभी, क्या होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल होगा, ये सही होगा आपका, कि विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता या करती है। देखिए अगर कोई भी कार्य है तो उसको हम सिखाने के लिए अलग अलग संसाधन का हम प्रयोग करेंगे, तो बच्चों की चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी और ये क्या करेंगे, रुचि उस कार्य को करने में रुचि अपने अंदर लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है? देखिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब क्यों है। ऑप्शन ए है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। बी है, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। सी है, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। डी है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित करता है। तो आंसर बताइएगा सभी, क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता, ठीक है, एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। देखिए अगर बच्चे को खंडित बातों के बजाय आप क्या करेंगे, संपूर्णता में बातों को समझाएंगे तो वो आसानी से समझ जाता है। मतलब बिकॉज इज चाइल्ड लर्न इन होल रैदर देन इन पार्ट्स, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ उनके परिवेश से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि क्या कराता है कि उनके परिवेश के आपसी संबंध को भी मजबूत बनाता है। जैसे कि बच्चे को सिर्फ ये पर्यावरण जो हमारा है, पर्यावरण के परिवेश से ही नहीं उसको परिचित कराएगा, बल्कि क्या करेगा, अलग अलग आपसी संबंध बनवाएगा, मतलब कि परिवेश के। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एकीकृत के लिए बच्चों को संपूर्णता सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है दत्तकार, बी है जासूची, सी है अवलोकन, डी है लिखित प्रश्न। उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा? देखिए हम आपको डेली बताते हैं, क्वेश्चन करने से पहले आप ऐसे कॉलम बनाइए अपनी कॉपी पर, ठीक है। कॉलम बनाने के बाद 2 कॉलम बनाइएगा आप सभी। यहाँ कॉलम बना लिए, क्वेश्चन डालिए 1 2 3, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, आज 16 पढ़ा रहे हैं, 16 से डालिए। जो क्वेश्चन सही होता है आपका सही करिए, जो गलत होता है गलत करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत होता है उन्हें फिर से दोहराकर पढ़िए। एक बार आप पूरे जितना मैं पढ़ा रही हूँ एक बार वीडियो को देखिए, पहले उसके आंसर आप एक बार हम जो बताए हैं उन्हें देख लीजिए, फिर वीडियो को दोबारा खोलिए, फिर अपने खुद को जांचिए क्वेश्चन ऐसे करके 16-17 डाल के कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का हम। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, अवलोकन, ठीक है। अवलोकन कैसे सही होगा आइए हम देखते हैं। देखिए तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है, जबकि रेटिंग स्केल है उसमें अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन का प्रयोग होता है। कैसे होता है देखिए हम देखते हैं। आइजेंक और उनके साथी के अनुसार श्रेणी मूल्यांकन,
मापनी वह बहुस्तरीय वाली मापनी है जिस पर श्रेणी मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति क्या होता है, एक विशेषता के अंशों को व्यवस्थित करता है। देखिए, और जो आपके रेटिंग स्केल है इसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं, तो हम उनके लाभ को भी देख लेते हैं। कभी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि रेटिंग स्केल के लाभ क्या हैं, तो इससे क्या होता है कि इनका निर्माण, विकास और प्रशासन सरल होता है। मतलब इनका जो निर्माण होता है विकास और प्रशासन को सरल बनाता है। इनकी सहायता से क्या होता है, निर्णयकों को निर्णय देना सरल हो जाता है। अगर हम किसी को निर्णय दे रहे हैं तो वो आसानी हो जाती है। तीसरा है कि कई बार निर्णायकों को भी इसलिए लाभ होता है कि शील गुण के संबंध में उन्हें जानने का क्या होता है, अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। देखिए, निगेटिव पूछा है तो आपका जो आंसर होगा वो भी निगेटिव में ही आएगा। ऑप्शन ए है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। देखिए यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा क्योंकि छोटा छोटा पूछा है यहाँ पर करके। पर्यावरण अध्ययन सीखने रचनात्मक आकलन का साधन, इसमें देखिए 3 है जो वो रचनात्मक आकलन का साधन है, एक जो है वो आपका रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, तो जो नहीं है उसी को सही मानना है। ऑप्शन ए है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, बी है व्याख्यानात्मक अभिलेख, सी है पोर्टफोलियो, डी है रेटिंग स्केल। तो आप सभी बताएंगे। अगर आपको 3 रचनात्मक आकलन 3 पता है, एक नहीं पता है, 3 अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर सही कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, आप देख लीजिएगा 19 का ए वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये हमारे रचनात्मक आकलन में नहीं आता है। बाकी ये तीनों क्या आता है, हमारे रचनात्मक आकलन में आता है, जैसे व्याख्यात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो और क्रम निर्धारण मतलब मापनी या रेटिंग, ये तीनों क्या आते हैं, हमारे रचनात्मक आकलन में आते हैं। आप याद रखिएगा। देखिए जो आपका पेपर है, ये एग्जाम डेट आपका ये 6 फरवरी 2023 का पेपर है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आप यहाँ से अगर मैं जो डिटेल बता देती हूँ ठीक है, नहीं बताती हूँ तो आप यहाँ से पढ़ लिया करिए वीडियो को थोड़ा रोक कर। देखिए व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो तथा क्रम निर्धारण रेटिंग मापनी पर्यावरण में सीखने का रचनात्मक आकलन के साधन होते हैं। ये तीनों क्या है, रचनात्मक आकलन के साधन है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अभी तो जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है वो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिया है कि उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति के लाभ के लिए मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा परीक्षण, जो आपका उपलब्धि परीक्षण होता है। और क्या दिया है कि उपलब्धि परीक्षण पर स्कोर शैक्षिक प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए और परीक्षण द्वारा विषय से संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति के लिए उत्कृष्ट साधन है। तो आप यहाँ पर ये बस तीनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल कौन सा है। ऑप्शन ए है, देखिए पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ने के लिए आपको एक कौशल विकसित किया जाता है, तो वो कौन सा कौशल है वही आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का प्रयोग करने का कौशल, बी है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, सी है अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। तो इसमें से ऐसा कौन सा कौशल है जो आप पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र, देखिए आप मानचित्र बनाते हैं या मानचित्र के कोई भी कुछ भी पढ़ते हैं पर्यावरण में, तो आपको इसमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको काम आती हैं। आंसर दीजिएगा आप सभी। तो आइए हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल होगा। देखिए कोई भी चीज़ें हैं, आप वहाँ पर क्या करते हैं कि आपको वहाँ पर देखिए, आप अगर मानचित्र देखेंगे वहाँ पर स्थान दिया रहता है, दूरी बताई गई रहती है, मानचित्र में दिशा बताई गई रहती है, और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल हमें क्या होता है, विकसित होता है। मतलब यही हमें दूरी का, कौशल का और किसका, दिशा का, इन चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाता है मानचित्र में, ठीक है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। देखिए आपको डिटेल पढ़ना होगा तो ये डिटेल है, वीडियो रोक कर आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है, विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन, बी है पहचानना, सी है
पानी के प्रति संवेदना, डी है अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या पूछा है कि एक शिक्षक, आप एक शिक्षक हैं, क्या डूबा क्या तैरा पानी में, ठीक है, इससे संबंधित क्या कर रहे हैं, कोई चैप्टर है इस तरीके का वो पढ़ा रहे हैं कि क्या डूबा क्या तैरा पानी में। तो ऐसे में बच्चे में जो आपकी कौशल है वो कौन सा कौशल विकसित होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं हम, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, अवलोकन करेगा, ठीक है। देखिए कैसे करेगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए इसके द्वारा हुआ विद्यार्थी में अवलोकन कौशल का विकास करता है। अवलोकन कौशल क्या है, एक ऐसा गुण है और दक्षता है। देखिए अब अवलोकन कौशल होता क्या है, हम ये आपको बता दें कि जो अपने परिवेश और उसके भीतर के तत्वों को स्वीकार करने, विश्लेषण करने, समझने, याद करने में अवलोकन का अभ्यास कराने के एक सेकेंड, अब यहाँ से आप देखिएगा अवलोकन कौशल, ये यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, जो अपने परिवेश और उसके भीतर के तत्वों को स्वीकार करने, विश्लेषण करने, समझने और याद करने की आपकी एक या अधिक इंद्रिय की क्षमता से संबंधित है। छात्रों में अवलोकन का अभ्यास कराने के लिए लोगों और आसपास की चीज़ों के प्रति जागृत होने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या पूछा है आपको कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। ऑप्शन ए अवलोकन, बी है निष्कर्ष निकालना, सी है निर्धारित करना, डी है पूर्वानुमान करना। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, इसमें से 3 होगा और 1 नहीं होगा आपका। पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा आप सभी। चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा निर्धारित करना। जो निर्धारित करना हमारा है ये क्या होगा कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो इसमें जो निर्धारित करना है ये कौशल नहीं है हमारा। पूर्वानुमान करना इस तरीके का कौशल है। निष्कर्ष निकालना ये भी हो गया, अवलोकन करना हो गया, लेकिन निर्धारित करना नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम डिटेल पढ़ लेते हैं, क्या है कि शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। इनके अवलोकन से उनके अनुभव क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इनके अनुभव से क्या होता है, वे अगर आपके पास अनुभव है तो अपने तर्क होते हैं, अपने अपने सबके पास अपना अपना तर्क होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप टीचर हैं, तो आपका अपना तर्क होगा, कोई दूसरा टीचर उसका अपना तर्क होगा, ठीक है। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन में के शिक्षण में पूर्वानुमान मतलब पूर्व का अनुमान लगाना, अवलोकन, निष्कर्ष निकालना आधारित कौशल को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है, इसमें निर्धारित करना एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। देखिए किसी चीज़ को निर्धारित करना ये कौशल नहीं कहलाएगा, कौशल का प्रक्रिया नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको कौशल की प्रक्रिया करनी है तो अवलोकन करवाइए बच्चे से और बच्चे से निष्कर्ष निकलवाइए, पूर्वानुमान कराइए बच्चे से, लेकिन ऐसा नहीं कि आप निर्धारित कर देंगे तो बच्चे में कौशल होगा, कोई भी कौशल उत्पन्न नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, बी है किसी भी समयावधि का, सी है प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, डी है केवल पाठ्यपुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित। तो सही उत्तर क्या होगा आप सभी बताइएगा। देखिए एक बार अगर आपको एक बार में उत्तर सारा नहीं सही हो पा रहा है, 10 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को पूरा देखिए, दोबारा से वीडियो को देखिए। जब दोबारा देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से आपके कम से कम 15 क्वेश्चन सही होंगे। अगर 15 हुए तो तिबारा करिए, तिबारे में आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पार्ट करके क्वेश्चन को देखेंगे, तो 2 बार 3 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और देखिए आप वहाँ पर अगर एग्जाम में जाएंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखते ही, ऑप्शन पढ़ते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल होगा। देखिए ईवीएस में कहीं भी देखिए आपको अगर वास्तविक जीवन से जुड़ना आ जाए तो समझ लीजिए आपका ये पॉजिटिव वर्ड है।
पॉजिटिव वर्ड में जब ये आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। जो भी ईवीएस का शिक्षाप्रद मतलब कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे देखिए अगर आप ही एक बच्चे अपने को बच्चे समझ लीजिए, आपके टीचर को कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, वो आपके वास्तविक जीवन पे होगी, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ में उसे देख रहे हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर बहुत बोरिंग टाइप का रहेगा तो भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए वो थोड़ा आनंददायक होना चाहिए। तो इस तरीके का हमारा ईवीएस का क्या होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 में क्या है, देखिए क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है क्रियाकलाप का संचालन, बी है दोहराना, सी है योजना बनाना, डी है प्रक्रम पर विचार करना। अब देखिए इन चारों में से सबसे पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, यही आपको करना है। तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा, कौन सा पहले आएगा। देखिए अगर कोई आप क्रियाकलाप या एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप किसी चीज़ को दोहराएंगे, या सबसे पहले क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, या रिवाइज करेंगे, या प्लानिंग करेंगे, या रिफैक्टिंग और प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा आंसर आपका। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा बी सही होगा बिल्कुल। देखिए क्या होगा कि जब हम किसी भी अधिगम आधारित अभ्यास में चरणों में कोई भी अभ्यास करेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी क्रियाकलाप आप करने जा रहे हैं, ठीक है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में कोई भी अभ्यास करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यहाँ लगा लीजिए, उसके बाद मैं बता देती हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर सी है वो सबसे पहले हम करेंगे। क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी में, देखिए यहाँ पर सबसे पहले सी दिया है तो सी को ले लिए। कोई भी कार्य आप करने जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले प्लानिंग बनाएंगे कि हमें किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद ऑप्शन ए ले लीजिए कि क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, मतलब कंडक्ट करेंगे आपके अपने एक्टिविटी को, ठीक। फिर डी ले लीजिए प्रक्रम, उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, चीज़ों पे क्या करेंगे, विचार करेंगे। विचार करने के बाद क्या करेंगे, बी ले लीजिए, फिर उन्हें क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करना मतलब ये लास्ट में आता है। अगर आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में योजना बनाएंगे, फिर उसका संचालन करेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे, उसके बाद ही उस चीज़ों को दोहराएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है। ऑप्शन ए है रचनावाद सिद्धांत का, बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत मतलब कॉग्निटिव थ्योरी, सी है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, डी है व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। सही उत्तर बताइएगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। जो हमारा पर्यावरण है मतलब ईवीएस का जो पाठ्यचर्या है, ये जो कैरिकुलम है आपका ईवीएस का, ये हमारा सामाजिक रचनावाद सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आप एक बार सिर्फ थियरी को फटाफट से रिवाइज करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा। अगर आपने थियरी बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं किया है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया है, तो आपका सीटेट आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि। आपका एक प्रयोजना प्रक्रम है। ऑप्शन ए है कि यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है, बी है इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, सी है कि बच्चे प्रायोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं, डी है कि यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे, यहाँ पर अगर अवसर आ गया तो अवसर हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 में पूछा क्या है कि समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है समस्या को परिभाषित कीजिए, ऑप्शन बी है क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए,
आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी है कि परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। डी है समस्या का विश्लेषण कीजिए। अब इन चारों में से कौन सा सही होगा बताइएगा। सबसे पहले कौन आएगा, क्या करेंगे? तो चलिए उत्तर बता ही देते हैं हम आपको। यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा समस्या में सम्मिलित निहित चरणों का व्यवस्थित क्रम है वो इस तरीके से है। समस्या को सबसे पहले कौन सा चरण आएगा? पहले हमारे पास कोई समस्या आएगी तो उसको हम परिभाषित करेंगे। अगर आपके पास कोई समस्या है, किसी सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें उनके सामने अपनी समस्या को बताएंगे। फिर उसका आप विश्लेषण करेंगे समस्या का। फिर उस पर योजना पर चर्चा करेंगे, उस समस्या पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। अगर आपके सामने कोई भी समस्या आती है उसको परिभाषित कीजिए कि हाँ, समस्या इस तरीके की है, कैसी है, उस पर विश्लेषण कीजिए। उसके बाद उसकी योजना पर चर्चा कीजिए। फिर उसके बाद उसका लास्ट में हम क्या करेंगे? परिणाम का क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। जो भी परिणाम आएगा उसका मूल्यांकन हम क्या करेंगे? बाद में करेंगे। मूल्यांकन क्या होता है? बाद में ही होता है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले पाठ्य को देखते हैं, ठीक है। पाठ को जो आपका चैप्टर है उसे देखते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उस पर योजना बनाते हैं कि किस तरीके से कैसे चैप्टर क्या कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? सारा चीज़ें आप करवा कर उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे? जब बच्चे को पढ़ा कर हटेंगे तब उसका मूल्यांकन आप करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी समस्या का भी है। अब अगला देखते हैं 28 क्या है। 28 क्वेश्चन में पूछा है कि ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों में उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह चुनें। ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित। बी है बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। सी है विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस। डी है मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन गीत, रेडियो। क्वेश्चन क्या पूछा है? ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों का उदाहरण पूछा है। ठीक है, जो सामुदायिक संसाधन है उसके उदाहरण पूछा है। आपको चूज करना है इसमें से कौन सा ग्रुप है। कम्युनिटी रिसोर्सेस ऑफ लर्निंग। चलिए हम देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए, हमारे लर्निंग का जो रिसोर्स है इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। जैसे बढ़ई हो गए, दुकानदार हो गए, शिक्षक हो गए और माता पिता हो गए। देखिए, ईवीएस में बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों का उदाहरण है। अब क्यों है? अब उसको भी हम देख लेते हैं। आपके मन में आएगा कि क्यों है? क्योंकि इसका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है। इनका उपयोग हम क्या करते हैं? कक्षा में कर सकते हैं। और यह कक्षा को जीवंत कठिन विषयों को समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे हम किसी बढ़ई को या किसी दुकानदार को हम कक्षा में उनका एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के आधार पे बच्चे को क्या करते हैं? चीज़ों को हम सिखाते हैं। तो इनका हम प्रयोग अपनी कक्षा में करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? तो मूर्त रूप से बच्चे चीज़ों को समझ पाते हैं। शिक्षार्थी को बाहरी ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम बाहर की चीज़ों को समझाना है तो इन चीज़ों को हम रियलिटी में लेके उन्हें बताएंगे तो वे बच्चे क्या करेंगे? बाहरी ज्ञान को भी अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। चलिए 29 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 की अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवारजन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। बी है अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। सी है अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। डी है अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। अधिविन्यास मतलब जो आपका असाइनमेंट होता है। ठीक है, तो ये पूछा क्या है कि जो आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट और जो आपका सत्रीय कार्य है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग असाइनमेंट्स। असाइनमेंट अथवा जो आपका सत्रीय कार्य है, मतलब जो सत्र में किया जाता है, बस में कौन सा एक सही है, आपको ये बताना है। सिंपल से समझ लीजिए, आपको असाइनमेंट्स के बारे में बताना है। असाइनमेंट्स के बारे में कौन सा इसमें से चार ऑप्शन में से सही है। चलिए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए, जो असाइनमेंट आपका होता है, असाइनमेंट हेल्प इन, आपका असाइनमेंट जो होता है वो हेल्प कहाँ करता है? क्रिएटिंग आइडियाज को क्रिएट करने के लिए एंड डेवलप क्लैरिटी, और स्पष्ट मदद करने के लिए। ठीक है, उन्हें स्पष्ट करने में और मदद करने में। कोई भी चीज़ आपके विचार, जो आपके स्वयं के विचार है, निर्माण है, उन्हें स्पष्ट करने में और उसको मदद करने में असाइनमेंट आपका क्या करता है? हेल्प करता है।
जो असाइनमेंट आपको बनवाए जाते हैं वो क्यों बनवाए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है आपके स्वयं के विचार होते हैं, आप खुद असाइनमेंट में लिखते हैं। असाइनमेंट अगर आपको कभी भी कॉलेज में मिलता है कि आप असाइनमेंट बना के लीजिए किसी चीज़ पर, तो वहाँ पर लोग अपने मन के अपने खुद के विचार को लिखते हैं। तो असाइनमेंट क्या करता है, स्वयं के विचारों का क्या करता है, निर्माण करता है। आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, आपका जो विचार होगा वो उतना अच्छा होगा और उन्हें स्पष्ट करने में आपकी मदद भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है शायद, हाँ चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, आप एक टीचर हैं और बच्चे वहाँ पे बहुत तेज हैं पढ़ने में, तो आप कैसे पढ़ाएंगे। ऑप्शन ए है, कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी। ऑप्शन बी है, उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा। ऑप्शन सी है, उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन डी है, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, को डिटेल में समझा भी देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल होगा, सही होगा कि दे विल बी टफ यूजिंग इन रिच कैरिकुलम। ठीक है, उन्हें समृद्ध जो पाठ्यचर्या का उपयोग करके पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं आइए हम पहले डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा में क्या है, कई बहुत सारे विद्यार्थी क्या होनहार और बुद्धिमान है, तब आपको ऐसे विद्यार्थियों को समृद्ध पाठ्यचर्या उपयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाया जा सकता है इसके उपयोग से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें ये देखिए उन्हें क्या करेंगे कि उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग करेंगे, करके क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि उन्हें अलग कक्षा में बैठा देंगे या उन्हें मतलब कि कुछ अलग सा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बाद में देखेंगे और आपको हिंदी का भी हम आपको करा देंगे और देखते हैं टाइम मिलता है तो अभी आपको हम CDP भी करा देते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे और लोगों में वीडियो को शेयर भी किया करिए। थैंक यू एवरीवन।